नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई किस तरीके से अपना मॉनेटरी पॉलिसी को मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, एंड आरबीआई या तो गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन और रिसेशन को मैनेज करके चलते हैं, वो आज हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो कृपया करके पूरा वीडियो देखने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारे करंट रेट्स हैं। यहाँ पे क्या क्या रेट्स अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको दिखेगा। यहाँ पर है पॉलिसी रेपो रेट, यहाँ पर है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, यहाँ पर है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना। अब ये सब एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कब और किस हालात में इसको यूज किया जाता है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि टूल्स। इसको मॉनेटरी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स बोला जाता है। जो ये टूल्स इस्तेमाल करके मार्केट में आरबीआई इन्फ्लेशन और रिसेशन को मैनेज करने का ट्राई करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, ये रेट्स आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये रेट्स कहाँ पे मिलेगा। अब डायरेक्ट गूगल सर्च कर सकते हैं आरबीआई करके, तो आपको आरबीआई का पोर्टल मिलेगा। तो आरबीआई पोर्टल में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे इस जगह पे आपको ये रेट्स दिखेगा। जैसे यहाँ पे होगा पॉलिसी रेट्स, ठीक ना। यहाँ पे पॉलिसी रेट्स करके आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करिएगा तो आपको लेटेस्ट रेट्स वगैरह आपको देखने के लिए इस जगह पे मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए, ये पूरा लिक्विडिटी चेन को समझने का प्रयास करते हैं कि इस जगह पे जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बोले तो मैं पैसों की बात कर रहा हूं, मनी। मनी किस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, किस तरीके से आरबीआई इनडायरेक्टली पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं या तो इनडायरेक्टली इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो थोड़ा हम समझने का प्रयास इस जगह पे करते हैं, ठीक है ना। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो मैंने यहाँ पे पोर्टल बना के रखा है। तो देखो, ये लिक्विडिटी चेन किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। जैसे कि देखो, पैसा इंडिया में जितने भी हैं वो आरबीआई के थ्रू बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक ना। तो आरबीआई क्या करते हैं, आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक को पैसा नहीं देते हैं, या तो आरबीआई डायरेक्ट इकोनॉमी में पैसा नहीं डालते हैं। आरबीआई डायरेक्ट इकोनॉमी में पैसा नहीं डालते हैं। तो आरबीआई और इकोनॉमी के बीच में कोई अगर होता है तो उसको बैंक बोला जाता है, ठीक ना। जैसे कि आप देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक हो जाए या तो एसबीआई बैंक हो जाए या भी कोई भी बैंक हो सकता है अदर्स बैंक के थ्रू, जो कि आरबीआई के साथ लिस्टेड है, या तो आरबीआई उसको मैनेज करता है, या तो जिनके लाइसेंस आरबीआई के पास है, उस बैंक्स को इस्तेमाल करते हुए आरबीआई पैसा जो है वो पब्लिक के हाथ में देते हैं, या तो किसी इकोनॉमी के ऊपर वो इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो इस जगह पे मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल्स हमने देखा था, जैसे कि हमने इस जगह पे देखा था कि ये सब टूल्स हैं, ठीक ना। तो फास्ट हम रेपो रेट के ऊपर बात करेंगे कि रेपो रेट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक ना। रेपो रेट एक्चुअल में होता क्या है, और आपने बहुत सारे न्यूज सुने होंगे कि ये आज रेपो रेट घट गया है, आज रेपो रेट 2.5 बेसिस से घट गया है, या तो 2.5 बेसिस से बढ़ गया है, ठीक ना, रेपो रेट। तो एक्चुअल में रेपो रेट होता क्या है, मैं हर एक चीज को आपको मैप मैप करके छोटा छोटा करके आपको समझने का प्रयास करूंगा। तो इस वजह से क्या होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज देखना। देखो, आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, पहले एचडीएफसी बैंक को बोलते हैं कि भाई ये ले पैसा, एसबीआई को बोलता है कि भाई ये ले पैसा, तो अदर्स बैंक को बोलते हैं ये ले पैसा, ठीक ना। अब इस पैसे को जब ये दे रहा होता है तब इसको एक रेट फिक्स्ड किया जाता है कि इस रेट में मैं तुमको ये पैसा दूंगा, और तुम ये पैसा लेने के बाद
चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लोगों को लोन दे सकते हो, मॉर्गेज लोन दे सकते हो, होम लोन दे सकते हो, या तो पर्सनल लोन दे सकते हो, जिनका जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से उसको फुलफिल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आरबीआई को आपको एक परसेंटेज देना पड़ता है, ठीक ना। अब ये परसेंटेज सब जगह, इट मीन जितने बहुत तरीके से देता है, सिक्योर लोन होता है, अनसिक्योर लोन होता है। तो बैंक क्या करता है, बैंक इस केस में आरबीआई से लोन उठाता है। तो आरबीआई क्या बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं भाई, पैसा तो मेरे पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, तेरे को लोन चाहिए लेके जा, कोई बात नहीं, ठीक ना। तो एचडीएफसी ने सपोज बोला कि मेरे को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, आरबीआई ने बोला ठीक है लेके जा। तो ठीक है भाई, कितना रुपए में देना पड़ेगा, या तो इस जगह पे मैं कितना रुपए तुमको पे करूं। तो सपोज आरबीआई ने बोला 6% का इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा तुझको। इट मीन्स 6% का इंटरेस्ट तू मेरे को देगा। एचडीएफसी बोला ठीक है आप मेरे को 1,000 करोड़ दे दो, मैं आपको 6% का इंटरेस्ट दे दूंगा। फिर आरबीआई बोलने लगा कि ऐसे वैसे नहीं दूंगा, अगर तू मेरे को कुछ कोलेट्रल लगेगा, मेरे पास अगर कुछ गिरवी रखेगा, तभी मैं आपको 6% के माफिक लोन दे सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं दे सकता हूं। एचडीएफसी बैंक बोलने लगे कि भाई मैं भी सरकार का, तू भी सरकार का, ठीक ना, तो भाई हम अपन तो भाई भाई हुए। एचडीएफसी बैंक क्या बोले आरबीआई को, एचडीएफसी बैंक आरबीआई को बोले कि भाई हम भी सरकार का आदमी है, तू भी सरकार का आदमी है, तो अपन लोग तो भाई भाई हुए, तो मेरे से किस चीज का गिरवी रखोगे, मेरे से किस वजह से गिरवी लोगे। तो आरबीआई बोलने लगे देखो धंधे में कोई भाई भाई नहीं होता है, अगर तेरे को पैसा चाहिए तो मेरे पे कुछ गिरवी तेरे को रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं पैसा नहीं दूंगा। तो एचडीएफसी बैंक ने बोले कि भाई ठीक है, मैं कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक से कुछ बॉन्ड्स इशू किए थे, मैं वो तेरे पास गिरवी रख देता हूं, या तो वो आपके पास गिरवी रख देता हूं सर, ऐसा एचडीएफसी बैंक का कहना है। तो फिर आरबीआई का ये कहना है कि क्या तेरा यहाँ पे आरबीआई का कहना ऐसा है कि मैं तेरा बॉन्ड क्यों लूंगा, तेरा औकात क्या है भाई, तू तो मेरे अंडर काम करता है, तू क्या पता आज तू है कल तू नहीं रहेगा, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे बैंक्स के केस में आपने देखा होगा कि बैंक कोलैप्स हो जाते हैं, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, उस केस में तो आरबीआई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को बोला कि मैं तेरे इशू किए हुए बॉन्ड को नहीं ले सकता हूं, मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए। अब गवर्नमेंट बॉन्ड देगा तभी मैं तुमको पैसा दूंगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड को शॉर्ट टर्म में क्या बोला जा सकता है कि G6, ठीक ना। तो एचडीएफसी बैंक ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, हम आपको गवर्नमेंट बॉन्ड देते हैं, और उसके थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड को कोलेट्रल रखने के बाद आरबीआई ने जो एचडीएफसी बैंक को पैसा दिया उसको बोला जाता है रेपो रेट। इट मींस कुछ ब्याज को बोला जाएगा रेपो रेट। अब जैसे कि सपोज एचडीएफसी बैंक आरबीआई से 6% ब्याज में इस जगह पे पैसा लिया, 6% ब्याज में पैसा लिया, और ये पैसा पब्लिक के पास इसने दिया कितना, इसने दिया सपोज अब ये बैंक के मर्जी, एक एक बैंक का अलग होता है, उन सब कुछ हिसाब किताब करके करता है। कोई बैंक आपको 8% इंटरेस्ट पे देगा, कोई आपको 10% इंटरेस्ट पे देगा, कोई आपको 12% इंटरेस्ट पे देगा, कोई आपको 13% इंटरेस्ट पे देगा, वो बैंक के मर्जी। लेकिन आरबीआई को ये 6% इंटरेस्ट देके सपोज ये ले रहा है। अगर अभी का अगर रेपो रेट अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अभी का रेपो रेट कितना होगा, अभी का रेपो रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं 6%, ठीक ना। तो बैंक आरबीआई से 6% इंटरेस्ट देकर पैसा उठा रहा है, वो भी बैंक के पास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको गिरवी रखते हुए, बिना गिरवी के पैसा नहीं देगा आरबीआई, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया ना। तो एक चीज हमने समझ लिया कि रेपो रेट क्या होता है। चलिए इसके दूसरे टर्म में आते हैं कि दूसरे टर्म क्या बोलते हैं। यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अगर आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को समझेंगे तो देखो यहाँ पे सेम ही करिकुलम है, यहाँ पे वही एचडीएफसी बैंक है, वही एसबीआई है, वही अदर्स बैंक्स हैं।
जो सब आरबीआई के पास जा रहा है और बोल रहा है कि बाबूजी मेरे को पैसा दे दो, मेरे को पैसों का नीड है। कोई मांग रहा है 1000 करोड़, कोई मांग रहा है 500 करोड़, कोई मांग रहा है 2000 करोड़, कोई मांग रहा है 10,000 करोड़, ठीक ना। वो उनके बैंक की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना मांग रहा है। फिर क्या करेगा, ये यहाँ आरबीआई से पैसा लेगा और पब्लिक को पैसा यहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ठीक है, ये तो मैंने पहले समझ लिया, पहले रेपो रेट में हमने समझा, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि एचडीएफसी बैंक ने बोला आरबीआई को कि सर जी मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, अभी तो मेरे को बहुत ज्यादा पैसे का नीड है, बहुत ज्यादा कस्टमर का प्रेशर है, बहुत ज्यादा मेरे को मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा पैसा आप दे सकते हो उधार के तौर पे। अब उधार के तौर पे ठीक है, तो आरबीआई ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गिरवी रख दो, फिर से गिरवी रख दो, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड मेरे पे गिरवी रख दो, मैं तुमको पैसा दे दूंगा। एचडीएफसी बैंक हाथ जोड़ करके बोले कि माई बाप मेरे को माफ कर दो, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है तुम्हारे पे गिरवी रखते, ऐसा कोई गवर्नमेंट बॉन्ड मेरे पे नहीं है फिलहाल कि मैं तुम पे ये चीज गिरवी रख सकूं। आरबीआई ने सोचा ठीक है भाई, तेरा लाइसेंस तो मेरे पास ही है, अगर तू पैसा नहीं देगा मेरे को तो तेरा बिजनेस ही उल्टा कर दूंगा, तेरा लाइसेंस ही कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं तेरे लाइसेंस के ऊपर रिस्क लेकर मैं तुमको एक छोटा सा अमाउंट शॉर्ट टर्म के लिए दे सकता हूं। छोटा सा अमाउंट क्या कर सकता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए दे सकता हूं विदाउट कोलेट्रल। इट मींस विदाउट कोई गवर्नमेंट बॉन्ड या तो विदाउट किसी तरीके का कोई भी कोलेट्रल। तो पहले हमने क्या देखा रेपो रेट में, रेपो रेट उसको कहा जाता है जहां पे गिरवी रखते हुए पैसा लेके आ रहा है बैंक, उस रेट को रेपो रेट बोला जाता है, ठीक ना। उस ब्याज को, यहाँ पे ब्याज की बात हो रहा है, या ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि पहले केस में हमने देखा कि बैंक ने आरबीआई से पैसा लेके आया और बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखा आरबीआई के पास, और आरबीआई जो ब्याज वहां पे डिसाइड किया 6%, उसको हम रेपो रेट बोल रहे थे अभी तक। अभी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट में हमको यह देखने के लिए मिला कि बैंक के पास गिरवी रखने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, तो बैंक अपने लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करके, जो कि आरबीआई के पास है, उस लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करके बैंक आरबीआई से पैसा उठा रहा है और बिना गिरवी रखे हुए। तो उसमें जो ब्याज बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये जरा सोच के देखो, इसमें कुछ गिरवी बैंक ने नहीं रखा है, इसने इस जगह पे बैंक ने आरबीआई के पास कुछ गिरवी नहीं रखा है, तो यहां पे क्या आरबीआई का रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू रेपो रेट? क्योंकि रेपो रेट में तो उसने बैंक का बॉन्ड ले लिया था, गवर्नमेंट बॉन्ड, बैंक के पास जितना गवर्नमेंट बॉन्ड था वो ले लिया था आरबीआई ने, तो वहां पे तो रिस्क ज्यादा नहीं था। क्योंकि अगर कुछ घोटाला होता है तो मैं क्या, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड को बेच के लिक्विड करके लेगा, तो फिर उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं होगा, इस केस में आरबीआई में रिस्क ज्यादा दिख रहा है। तो आरबीआई क्या बोलने लगे, आरबीआई बोलने लगे कि भाई ठीक है, मैं तेरे को पैसा गिरवी के बिना भी दे दूंगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। इट मींस इस पैसे को तू जल्दी चुका देगा, इस पैसे को तू ज्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकता, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, इट मींस इस पैसे को तू ज्यादा साल भर के लिए होल्ड नहीं कर सकता, तेरे को ये पैसा जल्दी चुका देना पड़ेगा। और जो कि इसमें मेरा रिस्क ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, तेरे से ब्याज भी ज्यादा लूंगा। जो पहले तूने गिरवी रख के मेरे से पैसा ले रहा था, उसमें जो कि मैं 6% का इंटरेस्ट ले रहा था, एक कम कर, इसमें तू मेरे से एक काम कर कि इसमें तू मेरे को 6.25% दे दो। नहीं सॉरी, यहां पे अभी घटा दिया है, ये आरबीआई मैनेज करता है, ज्यादा टाइम क्या होता है, नहीं 6.25% ना, हाँ यहाँ पे 6.25%, सॉरी, ठीक ना,
तो यहाँ पे 6.25% है, जो कि इसमें रिस्क ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो रेपो रेट में अगर आपको दिखेगा 6% है, लेकिन यहाँ पे 6.25% है। इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो गिरवी रखा गया था, लेकिन इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी नहीं रखा गया है, तो इसमें रिस्क ज्यादा होने के कारण आरबीआई 0.25% इस जगह पे ब्याज ज्यादा ले रहा है। एक्चुअली गड़बड़ क्या हो गया कि मैं तो सेकंड देख रहा था कि भैया पे सेकंड में, एक्चुअली मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाया था तो मैंने सेकंड को थर्ड में लिख दिया। तो इस केस में मैंने देखा कि भाई 5.75% ये कैसे हो सकता है। मैंने भी थोड़ा अचानक चमक गया था। एक्चुअली बात वो नहीं है, बात ये है कि बिना कोलेटरल के अगर पैसा ले रहा है बैंक आरबीआई से तो पैसा उसको ज्यादा देना पड़ेगा एज पर इंटरेस्ट, ठीक ना। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए 3 नंबर पे जाते हैं। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हमने देखा है। अब चलिए बैंक रेट। अब देखो बैंक रेट क्या होता है। देखो बैंक रेट सेम टू सेम होता है, लेकिन ये कुछ कुछ केस में होता है बैंक रेट सेम टू सेम होता है। जैसे कि हमने क्या देखा अभी हमने इस जगह पे जो देखा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसमें एक की पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। इट मींस ये साल भर के लिए नहीं होगा, ये 6 महीने 4 महीने 2 महीने ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लेकिन इस जगह पे बैंक रेट क्या होगा, बैंक रेट इस जगह पे लॉन्ग टर्म, वो वही सेम चीज लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होगा। देखो अगर इस जगह पे अगर देखोगे तो बैंक रेट कितना परसेंट है अभी, 6.25%। अब ये 2% कौन डिसाइड करता है, ये 2% डिसाइड करता है आरबीआई। ये कभी कभी आपको कम ज्यादा दिख सकता है, ये कभी होगा कि बैंक रेट मेरे को 6 पॉइंट, ज्यादातर टाइम क्या होता है, ज्यादातर टाइम ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा होगा इन दोनों रेट में, अगर कोई रेट ज्यादा होगा तो वो बैंक रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक ना। तो बैंक रेट ज्यादा कभी कभी क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है उस पर मैं आ रहा हूं। ज्यादा इस वजह से होता है, देखो इसमें मैंने क्या बोला है कि एक की पॉइंट है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। और ये बैंक रेट क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। तो इट मींस बात सेम है, चीज सेम ही है। इस जगह पे बैंक आरबीआई को कुछ भी गिरवी रखे बिना पैसा ले रहा है आरबीआई से और बोल रहा है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे दो। तो उस केस में भी आरबीआई क्या करता है, उसको कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे देता है, कुछ बिना गिरवी रखे हुए। इट मींस कुछ बिना कोलेटरल के, इट मींस कुछ बिना गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, ठीक है ना। अब बस टर्म को समझने का प्रयास करो। स्टॉक मार्केट में इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं उनमें लास्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट दोनों सेम चीज है, बस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इसको शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है और बैंक रेट इसको लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब सोचो कि मार्केट में ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मार्केट टॉप पे है, निफ्टी हाई मारे जा रहा है, एकदम बहुत ऊपर चला गया है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खींच चुका है। सपोज आरएसआई इस जगह पे बहुत ज्यादा हिट हो चुका है ऊपर की तरफ, ठीक ना। सबके प्राइस महंगा होने को आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेगा आरबीआई। इट मींस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब इन्फ्लेशन होता है, जब इन्फ्लुएंस का मींस क्या है वो लास्ट में इन्फ्लुएंस से हम डिटेल्स में उसको चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको समझने के लिए इन्फ्लुएंस को थोड़ा समझना जरूरी है कि जब इन्फ्लुएंस होता है तो क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है कि सब चीजों का दाम बढ़ने लगते हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो उस टाइम पे आरबीआई को इस चीज का नीड होता है कि मार्केट में जितना पैसा पड़ा हुआ है
इस पैसे को थोड़ा हम शक कर ले, इट मींस इस पैसे को थोड़ा हम ले ले, मार्केट से उठा ले, तो क्या करता है ये सेम तरीके से इसको ऊपर की तरफ आरबीआई इस तरीके से खींच लेते हैं, इस तरीके से। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना। तो आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई आपको ये बोलेगा कि आरबीआई बैंक को ये बोलेगा कि भाई एक काम करो कि मैं सपोज देखो ये ट्रिकी है, ठीक ना। सपोज एक मंदी का टाइम है, रिवर्स रेपो चल रहा है 3%, रिवर्स रेपो चल रहा है 3%, ठीक ना। अब एक अच्छा टाइम आ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, आरबीआई ये बोलने लगेगा कि चलो मैं इसको 4.5 कर देता हूं, मैं इसको 4.5% कर देता हूं। तो बैंक क्या सोचने लगेगा कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, इट मींस मेरे पे जो पैसा पड़ा हुआ है वो मैं आरबीआई के दे दूंगा। तो आरबीआई पहले 3% के इंटरेस्ट मेरे को दे रहा था, अब वो 4.5% इंटरेस्ट मेरे को देगा। तो जैसे आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को हाइक कर देगा तो बैंक क्या बोलने लगेगा पब्लिक को, बैंक पब्लिक को ये बोलने लगेगा कि भाई एक काम करते हैं, ये जो फिक्स्ड आप करते हो ना कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप करते हो ना, एक काम करता हूं फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट इस जगह पे बढ़ा देता हूं। पहले मैं एक 8% या तो 7% दे रहा था, अब मैं डायरेक्ट 10% करके दूंगा, अब मैं डायरेक्ट 10% करके दूंगा, ठीक ना। तो लोग क्या सोचने लगेगा, मार्केट के लोग क्या सोचने लगेगा, मार्केट के लोग ये सोचने लगेगा कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट करने में अब ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं मार्केट से पैसा उठा के बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता हूं। अब जैसे ही पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करोगे, बैंक उस पैसे को आरबीआई को दे देगा और इससे एक्स्ट्रा 4.5% ब्याज लेके अपना बिजनेस रन कर लेगा। तो ये पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ये जो रेट इस जगह पे देख रहे हो इसको रिवर्स रेपो बोला जाता है। अब जब पैसा एचडीएफसी बैंक आरबीआई को दे रहा होता है तो एचडीएफसी बैंक आरबीआई को ये बोल रहा होता है पैसा तो मैं आपको दे रहा हूं सर, लेकिन आप भी तो कुछ गिरवी रखो। आप ही ने तो कहा था कि बिजनेस में कोई माई बाप नहीं होता है, कोई भाई भाई नहीं होता है, ये पैसों का गेम है, इस जगह पे पैसा लेना है तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, अदरवाइज ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या बोलता है इस केस में, आरबीआई इस केस में बोलता है ठीक है, मेरे पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड पड़ा हुआ है मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको दे देता हूं तुम्हारे पैसे के बदले। तो ये जो रिवर्स रेपो होता है, ये भी आरबीआई क्या करता है उस टाइम पे, आरबीआई इन लोगों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो इन्होंने आरबीआई को दिया था वही बॉन्ड इनको रिटर्न कर देता है अगर इनके पास पड़ा हुआ होता है तो। और आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होता है वो भी आरबीआई क्या करता है अदर्स बैंक को दे देते हैं और अदर्स बैंक उसके बदले पैसा आरबीआई के पास फिक्स्ड कर देते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। बस ये रेपो रेट का उल्टा है। जैसे कि हमने रेपो रेट पढ़ा था कि बैंक कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी रख के आरबीआई से पैसा उठाता है, वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी रख के बैंक से पैसा उठाता है और बैंक उस पैसे को पब्लिक से उठाता है। पब्लिक से क्या बोल के उठाता है कि मैं फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज बढ़ा दूंगा, पहले अब 8% मैं देता था, अब मैं 8.5% दूंगा। तो ये पूरा का पूरा एक चेन वाइज चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब चलो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये लास्ट रेट है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें यह होता है कि सपोज सडन आरबीआई को पैसों का नीड पड़ा, किसी वजह से आरबीआई को पैसा चाहिए, किसी ना किसी वजह से, मेरे को पता नहीं है वो वजह कुछ भी हो सकता है,
वो आरबीआई गवर्नर जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। किसी वजह से आरबीआई को पैसा चाहिए होगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में बोलेगा कि भाई एचडीएफसी बैंक, भाई एसबीआई बैंक, भाई आदर्श बैंक, मेरे को कुछ पैसा उधार दे दो, मेरे को कुछ पैसा उधार दे दो। एचडीएफसी बैंक बोलेगा ठीक है, पैसा तो मैं दे दूंगा, कुछ गिरवी गिरवी लाओ, कुछ कोलेट्रल रखो मेरे पास, आप ही ने मेरे से लिया था उस टाइम, अब तो देना पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ये बोल रहा है कि भाई देख, मेरे पास अभी कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, तेरे को देने के लिए मेरे पे कोई भी बॉन्ड्स वगैरह या तो एसेट्स वगैरह नहीं है, तू एक काम कर, मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए ही दे दे और थोड़ा सा ब्याज मेरे से ज्यादा ले ले। भाई सेम केस, जो जब बैंक आरबीआई के पास गया था कि मेरे को कुछ पैसा दे दो सेठ जी, मेरे पे तो कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो आरबीआई ने बोला था ठीक है, मैं तेरे को शॉर्ट टर्म के लिए गिरवी रखने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तेरे को पैसा उधार देता हूं, लेकिन इसके बदले तेरे से ब्याज भी थोड़ा ज्यादा लूंगा। तो हमने देखा था 0.25% ब्याज वो ज्यादा ले रहा है, ठीक ना। तो इस केस में भी आरबीआई बैंक से पैसा मांग रहा है और आरबीआई के पास बैंक को देने के लिए कुछ भी गिरवी नहीं है, तो इस केस में आरबीआई बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाता है और बदले में क्या करता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा देने का प्रयास करते हैं। ये सब कुछ आरबीआई ही फिक्स करता है, बैंक की हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे कि भाई इतना पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज में पैसा नहीं दूंगा। घूम फिर के मालिक वही है आरबीआई भाई, ठीक ना। तो वही डिसाइड करेगा कि कितना मेरे को देना है और कितना मेरे को लेना है। तो टोटल हमने यहाँ पे 5 जो है इस जगह पे यहाँ पे टोटल 5 हमने समझने का प्रयास किए हैं। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये क्या है। ये बैंक जब आरबीआई से पैसा लेता है, बैंक जब आरबीआई से पैसा लेता है विथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है कि बैंक जब आरबीआई से पैसा लेता है विदाउट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक रेट क्या करता है, और ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और यहाँ पे बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट ये होता है वही बैंक जब आरबीआई से पैसा उठाता है, यहाँ पे आरबीआई होगा, बैंक जब आरबीआई से पैसा उठाता है और विदाउट गवर्नमेंट बॉन्ड उठाता है, और ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट ये होता है आरबीआई जब बैंक से पैसा उठाता है, आरबीआई जब बैंक से पैसा उठाता है इस जगह पे विथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट मींस गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी रख के जब पैसा लेता है। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या होता है कि इस केस में क्या होगा, आरबीआई बैंक से पैसा उठाएगा विदाउट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखो यहां पे गिरवी सिरे पर सिर्फ एक ही चीज रखा जाता है, वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये हमारा पांचों का पांचों चीज हो गया। अब इसको, ये चीज और ये चीज, इस दोनों में आपको गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। न्यू जो लोग होता है ना, ये समझने में इन दोनों में गड़बड़ हो जाता है। देखो ये गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी रख के आरबीआई से, आरबीआई बैंक से पैसा ले रहा है, तो ये 3.3% दे रहा है। अब ये देखो, ये बिना गवर्नमेंट बॉन्ड के आरबीआई पैसा उठा रहा है बैंक से, तो इसी वजह से ये जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हो ना 3 आप ये जो आप यहाँ पे लगभग
2.45%, 2.45% इस जगह पे जो एक्स्ट्रा है वो बैंक को प्रोवाइड क्यों किया जा रहा है? बस इस बात के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि बैंक के पास आरबीआई ने कुछ गिरवी नहीं रखा है, तो रिस्क इस जगह पे ज्यादा ले रहा है बैंक, ठीक ना। तो इस वजह से देखो ये चीज हमेशा इससे ज्यादा होता है। इट मींस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट हमेशा रिजर्व रेपो रेट से ज्यादा होता है, और वैसे ही हमेशा रेपो रेट से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ज्यादा होता है। क्या मैं और एक बार दोहरा रहा हूं, हमेशा रेपो रेट से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ज्यादा होता है। और ये दो कौन डिसाइड करता है? ये तो कभी कभी सेम रहेगा और कभी कभी बढ़ जाएगा, कभी कभी बढ़ जाएगा। तो कौन बढ़ेगा इस जगह पे? बैंक रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लिया जा रहा है विदाउट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लिया जा रहा है विदाउट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर बैंक डूब गया, पैसा कोई नहीं देगा, ना ही गवर्नमेंट बॉन्ड बेच पाएगा आरबीआई पैसा वसूल करने के लिए। पूरा लेमन लैंग्वेज से समझने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम सीधा सिंपल, ठीक ना। मैं चाहता तो इस जगह पे पैराग्राफ डाल सकता था, ये तो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं इस तरीके का, ठीक ना, तो वो डाल सकता था, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। मैं एकदम लेमन लैंग्वेज से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक बात सोच सोच के बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में घुसे, और ये चीज एक बार घुस जाएगा तो दोबारा निकलेगा नहीं, ठीक ना। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार समझाने के लिए। कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखते हैं और एक टर्म, ठीक ना। अब देखो एक चीज समझने का इस जगह प्रयास करिए, एक चीज समझने का प्रयास करिए। ये क्या है? ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ये आरबीआई ये इस जगह पे चिट्ठी देगा, ये इसको चिट्ठी देगा, ये इसको चिट्ठी देगा, ये पैसे का गाड़ी भेजेगा, ये पैसे का गाड़ी भेजेगा, खाली गाड़ी भेजेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर आप जाओगे बैंक के पास, 4 दिन ठोकर खाओगे, बोलोगे मेरे को लोन दे दो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ये टाइम बेस्ड प्रोसेस है। इट मींस ये प्रोसेस, ये घटना घटने में टाइम लगता है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि भाई कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि भाई मेरे को जल्दी इंप्लीमेंट करना है, तो उस केस में क्या करोगे? कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कोरोना आ गया, फटाक से एकदम सब कुछ बंद हो गया, तो फटाक से मार्केट में क्या हो गया? सब चीजों का शॉर्टेज हो गया। सपोज कोरोना आ गया, अब कोरोना में क्या हुआ? मार्केट सब कुछ गिर गया, लोगों का बिजनेस ठप हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक ना, सब कुछ एकदम बर्बाद हो गया। तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपर टाइम ऑपरेशन। इट मींस जब इमरजेंसी सिचुएशन लगता है तो उस टाइम पे ना ही चिट्ठी भेजने का टाइम है, ना ही आप बैंक में जाके लाइन दे सकते हो, और ना ही पैसों का गाड़ी उड़ उड़ के आएगा, ठीक ना। वो बहुत टाइम, मैंने क्या बोला कि पहले जो हमने सोचा या तो देखा, वो क्या होता है? वो होता है टाइम बेस्ड प्रोसेस। इट मींस उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस को डन होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मेरे को चीजों को जल्दी एग्जीक्यूट करना है, मेरे को अगर इकोनॉमी को बचाना है, तो उस टाइम पे अगर पैसा जल्दी लिक्विडेट करना है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूं, ठीक ना। तो उस टाइम पे आरबीआई के पास 2 पॉलिसीज रहता है। एक पॉलिसीज को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और एक दूसरे को बोला जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्या? पहले को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन और दूसरे को बोला जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब इस दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है। बढ़िया नाम है भाई, एक्सपेंसिव नाम रखा है, तो इसको एक्चुअली बोला क्या जाता है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखो, ये रेगुलर बेसिस होता है, मेरे को टाइम पता नहीं है कि किस टाइम पे ये बैठता है। देखो मैंने इस जगह पे
CNBC का एक न्यूज भी इस जगह पे आपके लिए स्क्रीनशॉट मार के लाया है। RBI एंड्स FY25 with the highest open market operation in 4 years। इट मीन्स 4 साल में सबसे बड़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है 2025 में। किसने? RBI ने। ये किसने बोला है? CNBC न्यूज। तो ये मैं स्क्रीनशॉट मार के लाया हूं आपके लिए। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है बॉन्ड मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ये नथिंग बट इट्स ए बॉन्ड मार्केट, जहां पे बॉन्ड को लिक्विडेट किया जाता है। कौन सी बॉन्ड? गवर्नमेंट बॉन्ड, अदर्स कोई बॉन्ड नहीं है भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओनली। ठीक है ना? इट मींस गवर्नमेंट के जो जो बॉन्ड्स बैंक के पास है, सपोज एक चीज समझने का प्रयास करो। बैंक को पैसा चाहिए किसी कारणवश, अब मेरे को नहीं पता किस कारणवश बैंक को पैसा चाहिए, वो बैंक के मैनेजर ही जानेगा, मेरे को नहीं पता। बैंक को किसी कारणवश पैसा चाहिए, तो बैंक के पास एसेट के रूप में क्या होता है? देखो सबसे ज्यादा, मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा एसेट क्या होता है बैंक के पास या तो RBI के पास? वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नथिंग एल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अदर्स बॉन्ड्स वगैरह रहता है लेकिन उनका परसेंटेज वाइज कम रहता है। ये लार्ज क्वांटिटी में रहता है RBI के पास भी और बैंक के पास भी। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का तो अब टाइम पीरियड होता है। कोई गवर्नमेंट बॉन्ड 10 साल में एक्सपायर होगा, कोई 15 साल में एक्सपायर होगा, कोई 5 साल में एक्सपायर होगा, कोई 3 साल में एक्सपायर होगा। ठीक है ना? एक्सपायरी का टाइम अलग अलग होता है, अलग अलग बॉन्ड के हिसाब से। अब सपोज किसी कारणवश बैंक को पैसा चाहिए, तो अब बैंक क्या क्या करा? गवर्नमेंट बॉन्ड लेके गवर्नमेंट के पास गया, बोला कि ये लो आपके बॉन्ड आप रखो और मेरे को पैसा दो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तेरे को मैंने क्या बोला था बॉन्ड लेते वक्त? तेरे को मैंने ये बोला था बॉन्ड लेते वक्त कि ये पैसा जो दे रहे हो ये 10 साल बाद ही मिलेगा, बीच में मेरे से पैसा मांगने मत आ जाना। तेरे को ब्याज मिल रहा है ना? बैंक ने बोला हाँ मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला चल फुट, अब यहाँ से फुट जा, मैं अभी पैसा नहीं दे सकता, 10 साल खत्म होगा, ये 10 साल खत्म होगा तब मैं पैसा दे सकता हूँ, अभी मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, चल फुट जा यहाँ से। तो बैंक बेचारा अब क्या करेगा? उसको तो इमीडिएटली बेसिस पैसा चाहिए। अब बैंक क्या करेगा? तो ये जो प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट करने के लिए RBI ने एक ऑपरेशन बनाया जिसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? इसमें पार्टिसिपेट वही कर सकता है जो कि RBI लिस्टेड बैंक्स हैं, RBI लिस्टेड बैंक्स हैं। अदर्स को इस जगह पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कौन कौन आता है? यहाँ पे वही आता है जिसको बॉन्ड बेचना है, जिसको बॉन्ड खरीदना है। इट मींस यहाँ पे टोटल 3 पार्टी है, एक RBI है और एक बैंक है जिसको बॉन्ड खरीदना है और एक दूसरा बैंक है जिसको बॉन्ड बेचना है। तो यहाँ पे टोटल 3 पार्टी है। ठीक ना? तो अब क्या करता है? RBI बीच में रहता है और 2 बैंक दोनों तरफ रहता है। इसके पास बॉन्ड है और इसको खरीदना है, तो RBI क्या करता है? ये पहले RBI को देता है, RBI बैंक को इसको बेच देता है। ठीक ना? और ये क्या करता है? ये पैसा RBI को देता है और RBI और वो पैसा ये इस बैंक को दे देता है और बीच में से कमीशन खा के RBI भाग जाता है। नहीं समझे? और एक बार इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, मैं समझने का प्रयास करो। देखो RBI बीच में रहता है और एक सेलर पार्टी रहता है बैंक और एक बायर पार्टी बैंक रहता है। ठीक ना? अब इसके पास बॉन्ड है और ये खरीदने आया है, तो ये क्या करेगा? पहले बॉन्ड RBI को देगा, ये क्या करेगा? ये पैसा RBI को देगा। ठीक ना? और RBI क्या करेगा? ये पैसा, इसने जो बॉन्ड दिया है जिस पैसे का, वो पैसा इसको दे देगा और इसने बॉन्ड के लिए जो पैसा दिया है तो इसको RBI बॉन्ड दे देगा और बीच में ये हिस्सा खा के भाग जाएगा, बीच में से ये ब्रोकरेज खा के भाग जाएगा। भाई सोचो, बैंक से भी ये पैसा चुरा लेता है RBI।
ठीक ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये रेगुलर बेसिस आई थिंक होता है। कौन से टाइम पे होता है ये मेरे को इतना आइडिया नहीं है, टाइम मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्वांटिटिव ईजिंग। ये क्या है, क्वांटिटिव ईजिंग। अब ऐसा सोचो कि कुछ इस पढ़ने का प्रयास करो, मैं लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं, आप पढ़ने का प्रयास करो, मैं लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं। देखो मैं यहाँ पे एक हिंदुस्तान टाइम्स से भी इस जगह पे आपको एक स्क्रीनशॉट लेके आया कि आरबीआई एंड्स क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी रेट्स अनचेंज। ये 9 अक्टूबर 2021 का है। ये रेगुलर बेसिस नहीं होता है, ये एक नीड वाइज होता है। क्या होता है, ये एक नीड वाइज होता है। जब इकोनॉमी को पैसों का नीड होता है, अब देखो जैसे कि मैं क्या बोल रहा था कि फटाक से क्या हो गया, फटाक से कुछ ऐसा आपदा आ गया कि मार्केट को बहुत ज्यादा पैसों का नीड है, फटाक से कोई स्कैम सामने आ गया। अब स्कैम थोड़ी ना चिट्ठी भेज के आएगा कि चिट्ठी लिख के आएगा कि मैं स्कैम कर रहा हूं, मैं बैंक को चूना लगा रहा हूं, थोड़ी ना ऐसा आएगा, वो तो फटाक से आ जाएगा। तो उस केस में बैंक का पैसा क्या हो जाएगा, बैंक का पैसा फुर्र हो जाएगा। तो उस केस में बैंक को पैसे का नीड होगा, तो वो इमीडिएटली बेसिस होगा। अब इमीडिएटली बेसिस क्यों होगा, मैंने सपोज बैंक में पैसा रखा है, एचडीएफसी बैंक में मैंने पैसा रखा है, सपोज मेरा 10,000 रुपए एचडीएफसी बैंक में है 10 के, और मैं एक गरीब इंसान हूं। मैंने कल सुबह उठा और मैंने सुना कि एचडीएफसी बैंक को किसी ने चूना लगा के, वही विजय मल्ल्या के जैसा कुछ लगा के चला गया है। तो बैंक को क्या चाहिए, अब बैंक को इमीडिएटली बेसिस पैसा चाहिए, क्योंकि चूना लगा के चला गया ना एक बंदा, उसको या तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुआ, या तो क्राइसिस आया मार्केट में, या तो कोरोना के टाइप कुछ आया है, कुछ भी यहाँ पे एक सडन इवेंट हुआ है जिस वजह से बैंक को पैसा चाहिए। और मेरा 10,000 रुपए बैंक में है, तो मैं तो डर जाऊंगा कि भाई ये मेरा 10,000 रुपए बैंक में है, कल अगर मेरे को पैसा ना मिला तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट बैंक में जाऊंगा और मैनेजर को बोलूंगा मेरा पैसा दे, अभी दे, इट मींस अभी दे। ये तो मैं बोलूंगा ना, ये राइट है मेरे को बोलने का, ठीक है ना। तो उस केस में बैंक क्या करेगा, तो इस चुनौती को सामना करने के लिए क्या होता है कि क्वांटिटिव ईजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टी रहता है, एक आरबीआई और एक बैंक, तीसरा कोई पार्टी नहीं रहता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आरबीआई खुद बॉन्ड खरीदने लगते हैं। क्या होता है, आरबीआई खुद बॉन्ड खरीदने लगते हैं, ठीक ना। इस केस में इस जगह पे क्या होता है कि आरबीआई खुद बॉन्ड इस जगह पे खरीदने लगते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। एक मिनट, हाँ। हाँ, तो इस जगह पे क्या होता है, आरबीआई खुद बॉन्ड इस जगह पे खरीदने लगता है। तो ये क्या रेगुलर बेसिस होता है, नहीं, ये सडन इवेंट में हो जाता है। और ये जैसे कि ये पार्ट पार्ट करके होता है, जैसे कि आरबीआई ने बोला कि मैं 20,000 करोड़ का बॉन्ड खरीदूंगा, 20,000 करोड़ का मैं बॉन्ड खरीदूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं खरीदूंगा, मैं बस इतना ही खरीदूंगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा आरबीआई को खरीदना, तो ये ऑटोमेटिकली आरबीआई बंद कर देगा। और ये शेड्यूल वाइज होता है, जैसे कि सपोज 20,000 खरीदूंगा, लेकिन मैं 4 शेड्यूल में खरीदूंगा, ऐसा होता है। लेकिन मैं 4 शेड्यूल में खरीदूंगा, मैं 5,000 5,000 करके खरीदूंगा, मैं एक दिन में 20,000 नहीं खरीदूंगा,
मैं पहले दिन 5 खरीदूंगा, उसके बाद दिन 5 खरीदूंगा, उसके बाद दिन 5 खरीदूंगा। तो इस तरीके से मैं शेड्यूल बेस्ड करके इसको खरीदने का प्रयास करूंगा। एक बार में 20,000 में नहीं खरीदूंगा। तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब रियल घटना में आते हैं। ये सब सुन के जान के पकौड़ा बना के मेरा फायदा क्या है? एक्चुअल में मैं करना क्या चाह रहा हूं? मैं मार्केट को जानना चाह रहा हूं, ये नॉलेज मैं मार्केट में इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं। ठीक ना? अब देखो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब मार्केट में पैसा उड़ने लगते हैं, सभी बिजनेस अच्छा चलने लगते हैं, सब चीजों का भाव बढ़ने लगते हैं, उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। और रिसेशन किसको कहते हैं? रिसेशन उसको कहते हैं जब सब कुछ बर्बाद के कागड़ में आ चुका है, सब कुछ गिर गया है, लोगों का बिजनेस ठप हो गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, चीजों का दाम बहुत ज्यादा गिर चुका है, चीजें सस्ता मिल रहा है, उसको बोला जाता है रिसेशन। ठीक ना? तो समझ में आया इन्फ्लेशन और रिसेशन का मतलब। अब इस दोनों चिड़िया को किस तरीके से आरबीआई मैनेज करते हैं वो जरा देख के तो समझने का प्रयास करो, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं देखो। देखो, आरबीआई अगर कल बोलता है कि ये रेपो रेट अभी 6% है, मैं एक काम करता हूं, इसको 5.5% कर देता हूं, 5.5% कर देता हूं, तो इसका इंपैक्ट बाजार में क्या आएगा? इसका इंपैक्ट बाजार में ये आएगा कि बैंक सोचेगा कि बैंक ये सोचेगा कि मैं पहले 6% देकर आरबीआई से पैसा ले रहा था, अब आरबीआई बोल रहा है 5.5% में भी पैसा मेरे को दे देगा, तो पहले मैं 500 करोड़ लेता था, अब मेरे को 700 करोड़ चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया है। इट मींस मैं ज्यादा पैसा ले सकता हूं। इट मींस आरबीआई छूट दे रहा है 0.5 का, 0.5% का। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन आरबीआई से लेगा और बैंक क्या करेगा? उस लोन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोगों को बोलेगा चल पर्सनल लोन तेरे को पहले 10% में देता था, अब 9% में लेके जा मेरे से, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। बैंक ऐसे बोलने लगेगा। क्या लोग उस टाइम पे ज्यादा लोन नहीं लेगा? जरूर ज्यादा लोन लेगा। लोग क्या उस टाइम पे होम लोन ज्यादा नहीं लेगा? जरूर होम लोन ज्यादा लेगा। क्या लोग उस टाइम पे पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, ये सब कुछ ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा? ये बताओ। लेगा तो जरूर, क्योंकि इंटरेस्ट जो घटा दिया है ना। अब इसका उल्टा सोचने का प्रयास करो। अब इसका उल्टा यह है कि आरबीआई ने बोला कि एक काम करो, कल से 6.50% मेरे को रेपो रेट दो। अब सिनेरियो क्या होगा? अब सिनेरियो ये होगा कि बैंक सोचने लगेगा कि भाई मैं तो पहले 500 करोड़ पर महीने 500 करोड़ रुपए इससे लोन लेता था, अब तो ये बढ़ा दे रहा है। एक काम करता हूं, मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, मैं 400 करोड़ ही लूंगा, 400 करोड़ ही लोन लूंगा इस बार, क्योंकि रेट में इंक्रीजिंग हुआ है ना। पहले 500 करोड़ लेता था, 6% देता था, अब 400 करोड़ ले रहा हूं, 6.5% दूंगा। तो बैंक क्या करेगा? जो कि बैंक के पास कम सप्लाई है, तो बैंक लोगों को क्या बोलेगा कि पहले मैं 10% पे पर्सनल लोन देता था, अब मेरे को 11% देना पड़ेगा पर्सनल लोन लेने के लिए, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे का शॉर्टेज है और कस्टमर ज्यादा है लोन लेने वाला। तो जो बंदा 11% देगा मैं उसी को दूंगा, सबको मैं नहीं दूंगा। तो क्या उस केस में लोग एकदम से लोन लेना बंद नहीं कर देगा? जरूर देगा। क्या उस टाइम पे लोन अपने लिए
कार खरीदना, अपने लिए घर बनवाना थोड़ा होल्ड नहीं कर जाएगा? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अभी अगर ज्यादा ब्याज पे पैसा उठाएंगे तो चुकाने में मेरे को दिक्कत होगा, लोग ऐसा सोचने लगेगा कि नहीं लगेगा? सोचो, जरूर लगेगा ना। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है कि इस वजह से इसको ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स बोला जाता है, ये सब रेट्स को, ठीक ना। तो ये रेट्स पे थोड़ा सा चेंजिंग करके आरबीआई क्या करता है, जब इन्फ्लेशन होता है, जब इन्फ्लेशन मींस मैंने क्या बोला था, इन्फ्लेशन मींस जब जब सब चीजों का दाम महंगा होने लगते हैं, मार्केट में बहुत पैसा होता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, मार्केट में बहुत पैसा हो गया तो उस टाइम पे रेपो रेट बढ़ा देता है कि लोग आप क्या करते हैं, पैसा ज्यादा लोन पे ना ले आरबीआई से, और बैंक भी लोन पे ज्यादा पैसा ना दे, और क्या कर देता है कि इस जगह पे ये तो बढ़ा देता है, ये बढ़ा देता है 6.50% मैं दूंगा, और क्या करता है, फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट इसको भी बढ़ा देता है, इसको भी बढ़ा देता है, ठीक ना। इसको बढ़ा क्यों देता है? जैसे 3.35% है, बैंक ने, आरबीआई ने बोला ठीक है मैं 4.5% अब दूंगा। ये इन्फ्लेशन का टाइम है, जब सब चीजों का दाम बढ़ चुका है, एकदम चकाचक बढ़ चुका है, बिजनेस सबका बढ़िया चल रहा है, मार्केट एकदम हाई लगा के चल रहा है। अब सवाल ये है कि भाई सब कुछ बढ़िया है तो बैंक को प्रॉब्लम क्या है, आरबीआई को इतना खुजली क्यों है कि सब कुछ बर्बाद करने पे लगा हुआ है? लोग अपना नीड नहीं खरीद पाएगा ना सर, समझने का प्रयास करो। अगर सबके पास, बड़े आदमी के पास बड़ा पैसा होगा तो वो क्या करेगा, चीजों का दाम हाइक करवा देगा, तो इसमें जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ट्रबल में आ जाएगा ना। वो रोजमर्रे की जिंदगी में जो नीड्स है, जैसे चावल, आटा, सब्जी, ये सब चीजों का भी तो दाम बढ़ेगा ना, तो एक आम आदमी उसको बेयर नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आरबीआई को चुल मचता है कि भाई इतना अब मार्केट में बहुत पैसा हो गया है, पैसे को थोड़ा खींच लेता हूं। तो क्या करता है आरबीआई, रेपो रेट बढ़ा देता है, और फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट क्या करता है, ये भी बढ़ा देता है। तो क्या करता है, एक तरफ से पैसा जाना बंद हो जाता है, एक तरफ से पैसे का सप्लाई बंद हो जाता है, और एक यहाँ पे बढ़ चुका है। ये क्या होता है आपको याद है ना, ये होता है कि बैंक से जब आरबीआई कुछ गिरवी रख के पैसा उठा लेता है, उस टाइम पे उसको फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट बोला जाता है। तो इस टाइम पे क्या बोलता है, ये 4.5% बढ़ा दिया। अब बैंक क्या बोलेगा, बैंक पब्लिक को ये बोलेगा कि चलो आरबीआई ने तो 4.5% 1% बढ़ा दिया है, तो मैं भी 1% बढ़ा देता हूं। पहले में 8% तक इंटरेस्ट देता था फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर, अब मैं 9% तक दूंगा। अभी मैं 9% तक दूंगा, अगर कोई बंदा मेरे पे फिक्स्ड डिपॉजिट करेगा तो मैं 9% करके पैसा दूंगा उसको। तो क्या होगा, एक तरफ से लोग इस पे पैसा डाल लोगों के पास जो पैसा होगा, एक तरफ से ये ज्यादा ब्याज मिलने के चलते लोग एक तरफ से पैसा वापस आरबीआई को दे देगा, और एक तरफ से पैसे का फ्लो भी रुक जाएगा। तो अब क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अब इस जगह पे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब रिसेशन के केस में क्या होगा, अब रिसेशन के केस में ये होगा कि ये रेपो रेट को क्या करेगा, रिसेशन मीन्स क्या बोला मैंने, कि जब मार्केट में पैसा नहीं है, सब एकदम बिजनेस चौपट हो चुका है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजनेस पे घाटा हो चुका है, कोरोना के टाइम, ठीक ना। अगर आप कोरोना के टाइम देखोगे तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे सबका बिजनेस ठप हो गया था, सबका बिजनेस ठप हो गया ना। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस चल रहा था क्योंकि लोग ज्यादा बीमार हो रहा था, सैनिटाइजर बिजनेस चल रहा था, लेकिन एक दो बिजनेस छोड़ के ज्यादातर बिजनेस तो ठप हो गया था ना। तो उस टाइम पे क्या करता है आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट को घटा देता है। क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को
घटा देता है। देखो 6% है, एक काम करता हूं मैं 5% कर देता हूं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? बैंक सोच रहा था कि मैं तो 500 करोड़ करके लोन लेता था पर महीने और 6% करके देता था, अब तो ये 5% पे मेरे को पैसा देने के लिए तैयार है, तो मैं एक काम करता हूं, इस बार एक रिस्क लेके 1000 करोड़ उठा लेता हूं आरबीआई से, तो बैंक को 1000 करोड़ मिल जाएगा। तो यहां पे घटा, तो बैंक लोगों से क्या बोलेगा? बैंक लोगों से ये बोलेगा कि पहले मैं पर्सनल लोन 10% इंटरेस्ट पे देता था, अब मैं 9% इंटरेस्ट पे भी पर्सनल लोन दे रहा हूं, किसी को चाहिए तो आ जाओ, यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है। क्या आम आदमी बैंक में जाके पैसा नहीं लेगा? जरूर लेगा। क्या उस पैसे को एक समझदार आदमी बैंक से उठा के अपने बिजनेस को रिवाइव करने में नहीं लगाएगा? जरूर लगाएगा। क्या कोई बंदा उस पैसे को बैंक से उठा के अपना घर, सपोज न्यू हाउस बनवाना है, क्या ये मौका देख के वो अपना घर नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा। घर बनाएगा तो वो सीमेंट खरीदेगा, वो स्टील खरीदेगा, वो प्लाईवुड खरीदेगा, वो लोगों को रोजी रोटी देगा। इट मीन्स पूरा का पूरा एक चेन वाइज जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? कि यहाँ पे थोड़ा सा घटने से ये पूरा का पूरा चेन वाइज जुड़ा हुआ है, ठीक ना? तो जब पैसा आसानी से कम पैसे में मिलता है वो रिसेशन का टाइम होता है। ये एक होता है। अब क्या होता है? फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट क्या करेगा आरबीआई? अब 3.32% इसको बोलेगा कि मैं तो अब 2% ही दूंगा। इसको भी घटा दिया, इसको भी घटा दिया। तो इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए ये आएगा, ये देखो यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड को याद रखना, तो आपको याद रहेगा ये फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जो बैंक आरबीआई को करता है और पब्लिक बैंक को करता है, ठीक ना? तो अब क्या होगा? अब बैंक बोलेगा कि मैं पहले अगर आरबीआई को पैसा आरबीआई पे फिक्स करता था तो आरबीआई मेरे को 3.35% देता था, अब वो 2% दे रहा है, तो मैं आरबीआई को पैसा फिक्स्ड नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे बिजनेस पे लगाऊंगा। दूसरे बिजनेस मींस मॉर्गेज लोन दे दूंगा, कुछ गिरवी रख लूंगा, किसी का प्रॉपर्टी गिरवी रख लूंगा, उसको पैसा दे दूंगा, उसको पैसा थमा दूंगा, चल जा बिजनेस कर, आराम कर, क्योंकि उसमें मेरे को ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आरबीआई तो पैसा अब कम दे रहा है ना, तो बैंक ये सोचने लगेगा कि मैं पहले आरबीआई को पर महीने 500 करोड़ रुपया डिपॉजिट करता था, तो इस महीने इसको घटा के अब आरबीआई को 200 करोड़ रुपया दूंगा। और पब्लिक को क्या बोलेगा? पब्लिक को बैंक ये बोलेगा कि पहले फिक्स्ड डिपॉजिट करने पे मैं 10% ब्याज देता था, अब से मैं 9% ब्याज दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। 9% ब्याज दूंगा, इससे ज्यादा मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा। तो अब लोग क्या सोचेगा? लोग ये सोचने लगेगा कि भाई फिक्स्ड डिपॉजिट करने पे अब तो फायदा नहीं रहा, एक काम करता हूं, इस पैसे को रियल एस्टेट में लगाता हूं, इस पैसे को किसी जमीन खरीदने में लगाता हूं, इस पैसे को किसी बिजनेसमैन को थोड़ा सा इंटरेस्ट पे दे देता हूं। इट मींस वो फिक्स्ड डिपॉजिट को उस टाइम पे अवॉइड करने लगेगा। तो ये घटना कौन से टाइम पे घटेगा? ये घटना घटेगा रिसेशन के टाइम पे, जबकि सब कुछ ठप हो गया है और मार्केट को पैसे का नीड है। तो इस तरीके से आरबीआई अपना पैसों का दर्जा बंद कर देता है। इस तरीके से क्या होता है? आरबीआई अपना पैसों का दर्जा बंद कर देता है। तो हमने दो सिनेरियो यहाँ पे समझा कि इन्फ्लेशन के टाइम किस तरीके से दरवाजा खोला जाता है और रिसेशन के टाइम पे किस तरीके से दरवाजा बंद किया जाता है। क्लियर है ना? इससे ज्यादा आसान तरीके से आई थिंक कोई आपको नहीं समझा पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे हमसे सवाल पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बता देता है। चलो मैं और एक चीज यहाँ पे लेके आया हूं, ये है कि मैं वीडियो बहुत लंबा खींच चुका है, लगभग 1 घंटा हो चुका है। देखो ये क्या है? ये है रेपो रेट का लगभग, अब मान के चलो 2000 साल से 2025 साल तक का ग्राफ है। इट मीन 25 साल तक का ये क्या है? ये ग्राफ है किस चीज का? रेपो रेट का। अब ये देखो ये क्या है? 2008 है,
जबकि क्राइसिस आया था, मार्केट फॉल हुआ था, ये सबको पता है। ये देखो उस टाइम पे क्या क्या करा, रेपो रेट को दाम से गिरा दिया नीचे और लोगों को कम दाम में पैसा देने लगा, कम ब्याज में लोगों को पैसा देने लगा और उस रेट को फ्लैट कर दिया और क्या बोलने लगा कि अब से कम दाम में पैसा मिलेगा, कम ब्याज में पैसा मिलेगा। तो लोग पैसा लेने लगा, मार्केट जैसे जैसे रिवाइव होने लगा, आरबीआई अपना रेपो रेट वैसे वैसे ऊपर की तरफ लेके गया और मार्केट फिर से ठीक हो गया, जैसे आपको पता है। ये कौन सा टाइम है, 2020, जब क्या कोरोना आया था, कोरोना के फटाक से मार्केट गिर गया, आरबीआई ने क्या करा, रेपो रेट को गिरा दिया और फ्लैट कर दिया। क्या बोला कि अब से कम प्राइस में, कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा। तो लोग भर भर के लोन उठाया, उससे बिजनेस करने लगा। उस टाइम पे आपको याद होगा तो 6%, 7% से 6%, 6.5% ब्याज में पर्सनल लोन मिल रहा था कोरोना के टाइम। अगर आपको याद है 6.5%, 7% में पर्सनल लोन मिल जा रहा था। पर्सनल लोन सबसे ज्यादा इस जगह पे ब्याज वाला होता है, क्योंकि उस पे कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ होता है। वो सबसे ज्यादा डराने वाला लोन होता है एस बैंक के लिए। वो भी 6% पे मिल रहा था। तो और जो कोलेट्रल वाला लोन है वो तो फिर उससे भी कम मिल रहा होगा, ठीक ना। आपको याद होगा उसका रीजन ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया था, लोगों को बोला कि पैसा लो, बिजनेस करो, मस्त करो और इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करो। तो जैसे ही वो कम में मिलने लगा, इकोनॉमी जैसे जैसे रिवाइव हुआ, वैसे वैसे रेपो रेट को फिर से हाइक बनाया गया। आशा करते हैं ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट तो मैंने समझा दिया, चलो इम्पैक्ट तो मैंने समझा दिया। और मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने ये तो आपको अभी अभी समझाया कि रेपो रेट क्या होता है, इंक्रीजिंग इन रेपो रेट, डिक्रीजिंग इन स्टॉक प्राइस, डिक्रीजिंग इन रेपो रेट, इंक्रीजिंग इन स्टॉक प्राइस। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, इंक्रीजिंग इन रिजर्व रेपो रेट, डिक्रीजिंग इन स्टॉक प्राइस, डिक्रीजिंग इन रिवर्स रेपो रेट, इंक्रीजिंग इन स्टॉक प्राइस। ये मैंने पूरा का पूरा आपको लेमन लैंग्वेज में अभी अभी समझाया, ड्रॉ करके। देखो लगातार 1 घंटा आपको समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो ये वीडियो देखने के बाद भी तो ये तो अन्याय है। कृपया करके सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करने का प्रयास करना कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और इतना लेमन लैंग्वेज में आपको ये सीखने में कितना मजा आए होंगे वो कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करना, और मैं कमेंट पढ़ने का प्रयास जरूर करूंगा। धन्यवाद, आज के लिए चलते हैं, फिर कल मिलते हैं।